तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सिलेक्शन सीरीज का सेकंड फेज। वो है हमारी केमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है और आज हम बायो का फर्स्ट पार्ट करेंगे। दोस्तों अगर मैंने बोला है ये साइंस सबसे इम्पॉर्टेंट है जीएस सेक्शन के लिए, तो साइंस में भी सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये बायोलॉजी। दोस्तों बायोलॉजी में से वेरी इजी क्वेश्चंस आते हैं हर साल और वेरी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं। तो क्यों ना हम अच्छा खासा टाइम अपना बायोलॉजी पे लगाएं और इसमें से जो मार्क्स फॉर सर्टेन है वो लें। तो देखते हैं आज कैसे होता है, स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट है भाई, है ना। तो स्टार्ट करते हैं विद पार्ट फर्स्ट, यहाँ से करते हैं। गुड, ठीक है। तो यार हमने सेल, व्हाट इज सेल, जैसे कि इस दुनिया में हर चीज़ एटम से बनी है, हमने पढ़ा है, वैसे ही हर लिविंग चीज़ किससे बनी है? सेल से। सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चर फॉर एवरी लिविंग थिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो सेल के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो सेल नाम की चीज़ है वो इन्वेंट किसने करी थी? वो करी थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कैसे इन्वेंट करी थी? उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से, उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं थे, खुद से ही डिजाइन माइक्रोस्कोप से क्या स्टडी करा था? कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? आपकी ट्री के स्टेम की जो आउटर लेयर होती है वो कॉर्क होती है। हार्ड डेड सेल्स होते हैं वो। तो ये क्या था? डेड सेल्स थे। डेड सेल्स कॉर्क के उसने स्टडी करे और उन्होंने पाया कि इसके अंदर ना कुछ हनीकॉम स्ट्रक्चर है। हनीकॉम स्ट्रक्चर है एक, ऐसे सेक्शंस बने हुए हैं जैसे हनी के ऊपर बने होते हैं ना, तो जूम करके देखोगे ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के वहां पे। तो उन्होंने इस सेक्शंस को, इन छोटे छोटे सेक्शंस को जूम इन करके जब देखा तो इनको नाम दिया इन्होंने सेल। सेल मतलब जैसे डंजन सेल्स होते हैं जिसमें प्रिजनर्स वगैरह जाते हैं, उसके ऊपर इन्होंने एक छोटा कमरा, दैट इज सेल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हो गई, इन्होंने फिर ये तो डेड सेल्स देखे थे, अब इन्होंने पॉन्ड के अंदर इन्होंने लिविंग सेल्स देखे पहली बार। तो डेड सेल्स देखे थे पहली बार, इन्वेंट करे थे कॉर्क में से, और लिविंग सेल्स कहाँ से? पॉन्ड में से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? कुछ देखो, सेल ऐसा दिखता है कुछ। यह है आपका एक प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर जो मेन सीपीयू होता है, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, वो होता है न्यूक्लियस। तो ये है आपका न्यूक्लियस, जिसमें ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस न्यूक्लियस से ही जन्म लेते हैं। तो ये न्यूक्लियस किसने इन्वेंट करा था? ये न्यूक्लियस इन्वेंट करा था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो याद रखना, हुक सर ने तो इन्वेंट करा था सेल को, और न्यूक्लियस ब्राउन सर ने करा था। ठीक है सर, वेरी नाइस। अब जब इन्होंने सेल के बारे में देखा, उसके बाद इन्होंने कहा, सेल के बारे में कुछ बातें भी बताई। तो सेल के बारे में जो भी फंडामेंटल इन्होंने बातें बताई उसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी दी किसने थी? सेल थ्योरी दी थी दो साइंटिस्ट ने, जिनको मैं तो बोलता हूं SNS, स्केलेटन एंड स्विचवॉन। अब मेरे को प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा है, ये इनकी जर्मन थे ये, तो आप देख लेना इनकी स्पेल लाइक दिस। तो मैंने बोलता हूँ SNS बोलता हूँ, स्केलेटन एंड स्वॉन, ऐसे कुछ स्पेल होते हैं। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। अब इन्हीं की सेल थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक सर थे हमारे, विर्चो साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपका इसी को थोड़ा आगे बढ़ाया, एक बात ऐड कर दी, और इन्होंने फिर एक नई थ्योरी दी, उसको बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है सर, मॉडर्न सेल थ्योरी ये हो गई आपकी। तो मतलब कोई पूछे सेल थ्योरी किसने दी, तो SNS ने दी। तीनों का नाम हो तो तीनों को भी आप टिक कर सकते हैं। और मॉडर्न सेल थ्योरी बोले तो विर्चो सर ने दी थी। अगर उसमें भी तीनों का नाम बोले तो तीनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि विर्चो सर ने बस एक पॉइंट ऐड करा था उसमें जो इंपॉर्टेंट था, तो उसको पॉइंट को कंबाइन करके ही हम मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं।
अब मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या पॉइंट है देखते हैं। पहली चीज तो मॉडर्न सेल थ्योरी में कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल, एवरी लिविंग थिंग, एवरी लिविंग थिंग एवरी लिविंग सेल से ही बनी है, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये मैं टर्म्स इसलिए बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकती है। वैसे तो सिंपल होगा, वैसे भी समझाओगे, मेरा काम तो भाई बताना है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ ना। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ सेल होगा आपका। ठीक है सर, यहाँ पे मेरी इमेज आ गई क्या, ऐसा हो गया क्या? हाँ तो गई, इसको रब कर देते हैं, नहीं नीचे लिख देता हूँ सेल, ठीक है। इसको, ये भी सेल होता है, ये पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आपका होगा क्या कि प्री सेल, अब ये वाला पॉइंट विर्चोव सर ने दिया था, सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब नया सेल कहां से बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल का जन्म होता है। ये बात उन्होंने बताई थी और ये बात सच भी है। सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, पुराने सेल से ही नए सेल का जन्म होता है। ये बात विर्चोव सर ने बताई थी। तो ये 3 पॉइंट है मॉडर्न सेल थ्योरी के जो हमें पता होने चाहिए। अब देखो सेल के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। ये आपका ऐसा सेल कुछ दिखता है, ये सेल की लेयर्स होती हैं, बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर्स, ये क्या बोलते हैं ना, अभी आगे देखेंगे। न्यूक्लियस हो गया अंदर का, ये मैंने बताया, ये ना डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, इनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब जो सेल है वो ना 2 तरह का होता है, यूनिसेलुलर, मतलब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, हम सब लोग सेल से ही बने हैं, लिविंग थिंग है, तो 2 तरह के होते हैं वो, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो जिनके अंदर एक ही टाइप ऑफ सेल होता है, एक ही सेल होता है और उसी से वो सारे फंक्शन करते हैं। सिंगल सेल होता है बस, और उसी से सारे फंक्शन करते हैं। वही सेल आपका खाना बनाएगा, वही सेल आपका खाना लेने में हेल्प करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने में हेल्प करेगा। सिंगल सेल ही सारे काम करे जा रहा है। इसमें सिंगल सेल नहीं होते, मल्टीपल सेल होते हैं। जैसे नाम देखो, नाम से ही सब पता चल जाता है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ सेल, अलग अलग तरह के सेल अलग अलग काम करेंगे। जैसे कि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारी आंख के अंदर अलग टाइप ऑफ सेल है, हमारे ईयर्स ड्रम अलग टाइप ऑफ सेल के बने हैं, हमारी स्किन अलग टाइप ऑफ सेल की बनी है, और वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक ही चीज पे सारा बर्डन नहीं, ठीक है भाई। तो ये हो गए आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इनके ना कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स थे, जैसे कि ब्रॉड एग्जाम्पल इसके सबसे फेमस है अमीबा। अमीबा हो गया आपका, बैक्टीरिया आपका हो गया, है ना। और 1-2 एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिख कर रखे थे, इनको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। हम इनको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये आपके कुछ, इनको आप याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। पैरामीशियम हो गया आपका, क्लेमिडोमोनास हो गया आपका, बैक्टीरिया, अमीबा, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जितने भी बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनको छोड़कर ज़्यादातर। बट एक आपको पता होना चाहिए, जैसे फंगाई आपको छोटा ऑर्गेनिज्म ही लगता है, बट फंगाई इज मल्टी सेलुलर, तो इसलिए मैंने फंगाई का नाम यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखते हैं, जो भी सेल का शेप ऑफ सेल, साइज और शेप सेल का कितना, ऐसा नहीं सारे सेल एक ही साइज के होते, नहीं, अलग अलग डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ साइजेस और शेप होते हैं।
अब वो किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन फंक्शन दे परफॉर्म, ऑन देयर फंक्शन। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका ह्यूमंस के अंदर ही आपकी न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? न्यूरॉन्स लंबे होते हैं। न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? लंबे। अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। एक्चुअली न्यूरॉन्स क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं बाय इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। तो न्यूरॉन्स लंबे होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि उनका काम क्या है? मैसेज इधर से उधर पहुंचाना। तो इसीलिए वो लॉन्गिट्यूडनली लंबे होते हैं। ऐसे ही और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्केलेनकाइमा टाइप ऑफ प्लांट सेल होता है, परमानेंट सेल टिश्यू होता है। उसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और बहुत स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, कंपैक्ट एंड स्ट्रांगली पैक्ड। वो क्यों? क्योंकि उनका काम है प्रोटेक्ट करना सेल को, है ना। डेड लेयर ऑफ सेल्स होती है। तो जैसे जैसे वर्क है वैसे वैसे उनकी शेप और साइज होगा। ठीक है भाई, ये भी हमने समझ लिया। तो ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉन्टिन्यूअसली, जैसे कि अमीबा, तो सेल्स क्या कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूअसली अपना शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक शेप में आ गए तो उसी में रहेंगे। तो ये अमीबा यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है। इसका सेल चेंज करता है शेप और साइज कॉन्टिन्यूअसली, है ना, क्योंकि अलग अलग काम कर रहा होता है ना। ऐसे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हैं, अंदर जो हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो शेप एंड साइज बार बार चेंज कर रहे हैं। बट अमीबा एक ऐसा एग्जांपल है, सिंगल सेल ही सब कुछ कर रहा है, तो बार बार, तो इसलिए एक सेल शेप और साइज बार बार चेंज भी कर सकता है, ऐसा नहीं एक ही में रहेगा। ठीक है सर, आगे देखते हैं। अब ना हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ों से मिलकर सेल बना है, जो हमने थोड़ा बहुत पहले देखा था। तो यही इसी इमेज पे हम दोबारा जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा सेल के बारे में। जो सेल की ये आउटर लेयर है, सेल की ये जो आपको ये वाली लेयर दिख रही है ऑरेंज कलर की, ये जो लेयर दिख रही है, तो आपको दो लेयर दिख रही है, एक तो मोस्ट आउटर एक ग्रीन वाली और एक ऑरेंज कलर की लेयर। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, या फिर सेल की जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है सेल की। अब क्या करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इसका फंक्शन ये है कि भाई ये ना पैसेज अलाउ करती है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को आने जाने की एंट्री देती है ना। बाहर के एनवायरनमेंट से सेल को बिल्कुल अलग रखती है और इंपॉर्टेंट चीज़ों को आने और जाने की परमिशन देती है। जो मेन क्या है? अलाउज एंट्री एग्जिट, ना, ये इसका मेन काम है। तो किसको एंट्री एग्जिट अलाउ करने देती है? जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन को एंट्री अलाउ करने देगी, CO2 को बाहर जाने देगी क्योंकि CO2 एक वेस्ट है, ऑक्सीजन को आने देगी, ये सारी चीज़ें। अब बात ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन बनी किस चीज़ से है? ये सेल मेम्ब्रेन बनी किस चीज़ से है? ये बनी है भाई आपका तीन चीज़ों से बोल सकते हैं आप। फोस्फोलिपिड्स, फोस्फोलिपिड आपका ये बनी है प्रोटीन से, और आपका इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी है। ठीक है, और इसके अंदर आपका थोड़ा बहुत कार्ब्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये तीन चार चीजों से मिलकर बनी है, फोस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड थोड़ा बहुत कार्ब्स भी होते हैं। अब लिपिड, फोस्फोलिपिड इज अ टाइप ऑफ लिपिड ओनली। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स। लिपिड्स आर टाइप ऑफ फैट्स। तो ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ लिपिड्स भी बोल सकते हैं पेपर के अंदर, या फिर फैट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे करके। तो इन चीजों से ये लेयर बनी होती है हमारी। ठीक है भाई, अब इसका फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया। तो ना अब ये फंक्शन आपने देखा कि सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों की एंट्री एग्जिट अलाउ करती है, इसीलिए इसको क्या भी बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को एंट्री एग्जिट अलाउ करती है मेम्ब्रेन। ठीक है सर, ये तो आपने
बहुत बढ़िया बात बता दी। अब कैसे अलाउ करती है चीज़ों को, ये भी आगे देखते हैं। तो एंट्री एग्जिट लोगों को कैसे करने देती है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक हमने प्रोसेस देखा था कि जिसमें चीज़ें अपने आप हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रैवल करती हैं, मतलब हाई टू लो कंसंट्रेशन जाती हैं चीज़ें अपने आप, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। उस प्रोसेस से ही इसके अंदर गैसेस जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर जाती है सेल के डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, और क्या अंदर बाहर जाता है सेल के? भाई वाटर, वाटर भी सेल के अंदर बाहर जाता है। ठीक है, वाटर से तो हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर किस प्रोसेस से अंदर बाहर जाता है सेल के? वो भी डिफ्यूजन से ही जाता है, बट एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। ये एक तरह से डिफ्यूजन ही, बट स्पेशल डिफ्यूजन, जिसको हमने नाम दे दिया है ऑस्मोसिस। ठीक है भाई, अब ये ऑस्मोसिस क्या होता है ये हम एक इमेज के थ्रू पढ़ते हैं। देखो, ये हमारे पास एक इमेज है, ऑस्मोसिस इन प्लांट। ठीक है, अब दोस्तों मैंने बताया कि ऑस्मोसिस भी है क्या है? एक डिफ्यूजन ही है। तो क्या होता है ऑस्मोसिस में? चीजें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाती हैं। मतलब अगर देखो, पहली चीज देखो, ये सेल है आपका एनिमल सेल। इस सेल के हाइपोटोनिक है ये, इस सेल के बाहर ज्यादा पानी है, इस सेल के बाहर ज्यादा पानी है, मोर वाटर आउटसाइड। ठीक है, तो क्या होगा? मैंने बताया ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि अंदर क्या है? कम पानी है। अंदर है लेस वाटर, बाहर है ज्यादा वाटर। तो यही ऑस्मोसिस होता है, व्हेन वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, तो बस अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूं तो यही बोलूंगा, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, टू लोअर, है ना। तो ज्यादा बाहर ज्यादा पानी है तो अंदर भाग जाएगा। यहां देखो, अंदर ज्यादा पानी था तो बाहर भाग गया। और ऐसा भी होता है कि जब कभी कभी ऐसी स्टेट भी आती है जब बाहर और अंदर दोनों सेम लेवल ऑफ पानी होता है, तो पानी कहीं नहीं हिलता, बीच में ही रहता है। तो जब पानी बाहर ज्यादा होता है, बाहर से अंदर भागता है, उस प्रोसेस, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के कंपैरेटिवली बाहर पानी ज्यादा है और पानी रश इन करता है अंदर, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो पानी अंदर से बाहर रश करेगा, क्योंकि इस बेसिक प्रिंसिपल है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां ज्यादा है पानी वहां से कम की तरफ भागेगा, इसलिए यहाँ अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो अंदर से बाहर की तरफ भागेगा, उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसे केस में जिसमें दोनों बाहर अंदर सेम अमाउंट ऑफ पानी लग रहा है, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये तो देख लिया सॉल्वेंट की कहानी। सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या है, हमने मिक्सचर में पढ़ा था। सॉल्यूट वो चीज होती है जो कम अमाउंट में होती है एक मिक्सचर में, सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे हमने किस नजरिए से देखा? विद द आई ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट की नजर से देखते हैं। सॉल्यूट मतलब जो कम है पानी के अंदर। ये सिर्फ पानी नहीं है, नेचर के अंदर सिर्फ पानी नहीं होता ना, नमक का पानी होगा, शुगर वाटर हो सकता है जिसमें थोड़ा नमक हो, कोई शुगर हो, कोई और पार्टिकल्स हो। तो पानी बाहर ज्यादा है इस केस में हाइपोटोनिक के अंदर, बट सॉल्यूट क्या है? कम है। और अंदर सॉल्यूट क्या है? ज्यादा है। तो मतलब आप बस सॉल्वेंट का याद रख लीजिए कि पानी बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ भागेगा। सॉल्यूट क्या होगा? उल्टा। सॉल्यूट इस केस के अंदर बाहर कम होगा, अंदर ज्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर बाहर पानी ज्यादा है तो सॉल्यूट तो उसमें कम ही होगा ना। पानी ज्यादा है तो उसका जो मिक्स, उसके अंदर जो मिली हुई चीज है वो कम होगी। तो वाइसा वर्सा होते हैं दोनों। पेपर में ये भी आ सकता है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होती है सॉल्वेंट के लिए, मतलब जो चीज ज्यादा अमाउंट में, वाटर के लिए। बट यही डेफिनेशन अगर मैं सॉल्यूट के लिए बात करूं तो ये डेफिनेशन हो जाएगी लोअर टू हायर की तरफ भागता है। ये है
सॉल्यूट के लिए। दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि मिक्सचर में सॉल्यूट कम होता है ना, तो हम सॉल्यूट के नज़रिए से देखें तो सॉल्यूट जब बाहर कम होगा और अंदर ज़्यादा होगा तो अंदर से बाहर भागेगा वाटर, है ना, क्योंकि असलियत में उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर ज़्यादा है ना। तो वैसे तो वाटर को देख के करते हैं, बट सॉल्यूट के नज़रिए से देखें तो ऐसा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप आराम से पढ़िए, आराम से समझ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसा अंदर बाहर रश तब तक चलता है जब तक चीज़ें इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती, आइसोटोनिक नहीं बन जाता कि अंदर बाहर दोनों सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट है कम से कम। ठीक है, अब देखते हैं ये जो ऑस्मोसिस है कहाँ कहाँ नेचर के अंदर काम करता है। भाई देखो, रूट्स होती हैं जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो ऑस्मोसिस से ही पानी एब्जॉर्ब करती है ना, और सेल के अंदर ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, अब हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब इन चीज में एक चीज और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो रहा है, मतलब ये वाला, मतलब जब बाहर ज्यादा पानी है, बाहर से अंदर पानी रश कर रहा है क्योंकि बाहर ज्यादा है अंदर सेल के कम है, तो ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ पानी बाहर से अंदर की तरफ रश कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन के पोर्स तो खुले हुए हैं, तो पानी ना दोनों तरफ मूवमेंट कर रहा है, इस यहां से दोनों तरफ मूवमेंट कर रहा है। बट हो क्या रहा है, ज्यादा पानी बाहर से अंदर आ रहा है कंपैरेटिवली। तो फिर तभी हम कहते हैं एंड ऑफ द डे, मतलब 1 मिनट तक मान लो प्रोसेस चला, पानी अंदर बाहर जा रहा है, 1 मिनट बाद हम देखेंगे इवेंचुअली पानी बाहर से अंदर की तरफ ही आया है ज्यादा। तो ये चीज ध्यान रखना, ऑस्मोसिस के अंदर पानी अंदर बाहर दोनों डायरेक्शन में जाता है, चाहे हो कुछ भी रहा हो, आइसोटोनिक हो रहा हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो, बट ज्यादा कौन सा जा रहा है वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप ऑफ सॉल्यूशन है ना। ठीक है, मतलब दोनों के लिए सेम है, अंदर से दोनों के लिए गेम सेम है, बट जो ज्यादा अमाउंट में होगा वही तो जीतेगा। तो बाहर वाला ज्यादा अमाउंट में, वो अंदर की तरफ रश ज्यादा करेगा। ठीक है भाई, एंडोसाइटोसिस। अब हम अमीबा के बारे में हम बात करी थी, इसको हम आगे करते हैं। अमीबा जो हमारा भाई था, अमीबा पीछे अगर है वहीं पे बता देता हूँ, नहीं है। अमीबा जो है, अमीबा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, सिंगल सेल है। सिंगल सेल से ये खाना इकट्ठा करता है बेचारा, है ना। तो ऐसा कुछ अमीबा दिखता है ना, कुछ भी शेप होती है ऐसा कुछ। तो ये न्यूक्लियस है, उसको यहाँ खाना दिखा, मान लो कुछ पार्टिकल्स दिखे, तो वो क्या करेगा कि अपने सेल की आउटर शेप चेंज करते करते ना पार्टिकल्स के क्लोज पहुंच जाएगा, और अपने टेंटिकल्स ऐसे करके अपना सेल, देखो मैंने कहा था ना अमीबा अपने सेल्स की पोजीशन चेंज कर रहा था, धीरे धीरे खाने के पास लाएगा और धीरे धीरे ना उसको खाने को अपने अंदर ले लेगा। खाने को, अब देखो खाना अंदर आ गया, खाने को कवर करके मतलब ऐसे पूरा अंदर ले लिया और खाना खा लिया। इस प्रोसेस को, अमीबा के खाने के प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और ये प्रोसेस कौन करता है, अमीबा की सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन करती है। तो मैंने सेल मेम्ब्रेन के 3 नाम बताए हैं आपको, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो सिलेक्टिव चीज़ों को आने जाने देती है, तो याद रखना। तो हमने देख लिया एंडोसाइटोसिस को। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेल्स में, सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने नहीं, वो तो स्टार्ट कर चुके हैं, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली, सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट चीज़ हम देखने वाले हैं सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देखने वाले सेल वॉल। अभी सेल वॉल क्या होती है, तो देखो सेल वॉल होती है भाई आपकी, ये हमने पहले सेल की फोटो ली थी, ये वाली, इसके अंदर ये ऑरेंज वाली तो क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये ग्रीन वाली क्या है, सेल वॉल। ये ग्रीन वाली जो सबसे आउटर लेयर है सेल की, उसको सेल वॉल बोलते हैं। अब सेल वॉल का क्या कहानी है भाई, सेल वॉल पहली बात तो सिर्फ प्लांट सेल में होती है,
सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। हाँ, ये बात भी है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल भी अलग अलग हैं। तो मैंने बताया सेल से ही सब कुछ बना है, बट ज़रूरी नहीं है सारे सेल सेम है, अलग अलग तरीके के सेल दिखेंगे आपको, अभी आगे बढ़ोगे तो बहुत अलग तरीके। तो प्लांट सेल में होती है सिर्फ सेल वॉल, ठीक है भाई। अब प्लांट, ये सेल वॉल बनी किसकी होती है? मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज एक चीज होती है, उससे बनी होती है सेल वॉल। सेल वॉल काम क्या करती है आपकी? सेल वॉल एक्चुअली प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देगी आपको, है ना। जैसे हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कौन देता है? हमारी बोन्स, ठीक है, हमारी बोन्स देती है। और बाहर से तो प्रोटेक्ट भी करती है, ये भी आप बोल सकते हो। और इसका मेन इंपॉर्टेंट एक रोल ये भी है कि जब आपका ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस हुआ तो ऑस्मोसिस वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो मान लो ऐसा हो रहा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तो सेल क्या होता है? हाँ, मैंने एक चीज़ नहीं बताई इसमें, सॉरी, कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, पानी बाहर से अंदर आएगा तो ऑब्वियसली स्पेस लेगा वो और सेल स्वेल करेगा। तो यहाँ पे सेल विल स्वेल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? हाइपरटोनिक में मतलब पानी बाहर चला जाएगा। वैसे याद कैसे करें? मैंने तो ऐसे याद करा था कि भाई कि जब हम गुस्सा होते हैं हाइपर हो जाते हैं, घर कमरे से बाहर चले जाते हैं, घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं थोड़ी देर सांस लेने आराम से, तो पानी भी ऐसे हाइपर होके बाहर भाग जाता है सेल से। तो जब पानी बाहर भागेगा तो सेल क्या करेगा? श्रिंक करेगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि पानी निकल गया श्रिंक करेगा। तो जब पानी अंदर आता है सेल विल स्वेल। तो यहां पर ना सेल वॉल को कुछ नहीं होता, ये क्या हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कम ज्यादा हो रही है। सेल वॉल तो अपनी जो ये आउटर लाइनिंग है, देखो ये वैसी की वैसी ही है। यहाँ पे सेल बड़ा लग रहा है अंदर का, यहाँ पे सेल अंदर का देखो सिकुड़ गया बिल्कुल, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। बट ये जो आउटर लाइनिंग है वैसी की वैसी है। तो सेल वॉल को कुछ नहीं होता, सेल वॉल ऐसी की ऐसी रहती है। तो जब पानी सेल के अंदर आता है, सेल स्वेल करता है, तो सेल वॉल ना, सेल फूट ना जाए, बर्स्ट ना हो जाए, इस चीज को भी प्रिवेंट करती है। तो सेल वॉल ऑल्सो प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ अ सेल इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखोगे, कहीं सेल फूट ना जाए, सेल अपनी वहीं के वहीं रहती है। और जब सेल श्रिंक कर जाता है तो सेल और सेल वॉल के बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस बन जाता है यहाँ पर, है ना। जैसे ये सेल है आपका, सेल वॉल है, ये सेल थे, ऐसी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बट जब पानी बाहर चला गया तो ये श्रिंक हो गई, और ये कितनी बच गई? इतनी बच गई, मान लो इतनी। तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गया एक्स्ट्रा, है ना। यहाँ पे भी देखो कितना स्पेस क्रिएट हो गया एक्स्ट्रा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। यहीं पे लिख देता हूँ, इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, है ना। सेल, क्योंकि सेल तो अपनी जगह वहीं रहती है। आपकी मसल्स कितनी भी ब्रेक डाउन हो, आपकी बोन ब्रेक डाउन नहीं होती, आपकी बोन वैसे की वैसी रहती है। हाँ, एक आगे जाके ड्यू एज या फिर और फैक्टर्स से आपकी बोन जो है वो कम हो सकती है, लेयर बाय लेयर डिप्लीट हो सकती है, वो अलग है। बट ऐसे डेली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे डिप्लीट नहीं होती। ऐसे ही सेल वॉल भी अपनी जगह खड़ी रहती है। तो जो स्पेस क्रिएट होता है श्रिंकेज ऑफ सेल में, उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, सेल वॉल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यही है आपका सेल वॉल, प्रोटेक्टर, है ना। आगे अगर हम देखें ऑर्गेनेलीज, है ना, तो इन्हीं ऑर्गेनेलीज की ही बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियस की बात, इनको मैं भी दिखाऊंगा अभी आपको। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। बहुत सारी इमेज रखने की कोशिश तो मैंने करी है, बट वो तो अरेंज नहीं हो रही है ढंग से। तो ये देखो आपका न्यूक्लियस, ये देखो पूरा ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी ना एक और छोटा, न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस होता है और इंपॉर्टेंट मेजर स्पॉट, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक और छोटा स्पॉट है मेरा भाई, न्यूक्लियोलस। तो इस न्यूक्लियस के बारे में क्या जानने की जरूरत है भाई? कि ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है।
डबल लेयर मेम्ब्रेन। अब यार ये मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ऑर्गेनेली की आपको मेम्ब्रेन पता होनी चाहिए, इसकी मेम्ब्रेन होती है या नहीं होती पहली बात, और कितनी लेयर होती है। डबल लेयर मेम्ब्रेन तो हमारे न्यूक्लियस की होती है, सेल वॉल की ऐसे कोई मैजिन मेम्ब्रेन नहीं होती, अभी तक हमने यही पढ़ा है ना। प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन है, वो खुद में एक सिंगल मेम्ब्रेन है। तो पहली ऑर्गेनेली। अब ये ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? अब ये ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, मतलब सेल्स के ऑर्गन, जैसे कि एक मिनट देख लूँगा इस फ्रेम में ठीक आ रहा है, हाँ ठीक है। जैसे सेल के ऑर्गन, अब हमारे ऑर्गन है लीवर किडनी वगैरह, ऐसे ही सेल के भी अपने ऑर्गन्स हैं और वो डिफरेंट वर्क करते हैं, सिंपल। तो पहला उनमें से ऑर्गन है न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा ब्रेन जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है और ये सब बहुत सारे काम करता है। आगे आगे देखेंगे और क्या क्या चीज़ इसके अंदर होती है, अभी इसके बारे में इतना ही पता होना बहुत है मेरे भाई, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर देखो जब सेल डिवाइड होता है, हमने पीछे देखा सेल थ्योरी के अंदर एक नया सेल पुराने सेल से ही निकल के आता है। तो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, मान लो पुराना सेल है तो ये ऐसे धीरे धीरे डिवाइड होगा 2 सेल्स में, ऐसे फिर 2 सेल में बदल जाएगा ऐसे। तो उसी बीच न्यूक्लियस के अंदर ही वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है जो सेल को बताती है कैसे डिवाइड होना है, कहाँ जाना है, ये सब चीज़ें। तो वो इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर कैरी करता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो इसकी भी हमारे पास इमेज है, कमी है नहीं वैसे किसी चीज की। ये देखो, ये न्यूक्लियस सेल है आपका, है ना। इसके अंदर एक क्रोमैटिन होता है, ये रहा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा। न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में बदल जाता है, ऐसे डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर के अंदर, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, व्हेन डिवाइडिंग, जब नहीं होने वाला होता तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ही पड़ा रहता है। और इन क्रोमोसोम के अंदर ही क्या होता है आपका? डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर ही क्या होता है आपका? डीएनए होता है। और डीएनए के पास भी होती है जीन, और यही जीन आपकी इंफॉर्मेशन कैरी करती है कि कैसा सेल बनेगा, है ना। मैं कुछ काम कर रहा हूँ किसी के अंडर, मान लो मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक लेबर हूँ आईटी सेक्टर के अंदर, मेरे को एक सर्किट बनाना है, तो भाई मेरे को जो ऑर्डर मिलेंगे कि भाई आपको ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है, वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे बताएंगे मैं वो काम करूँगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करती है जीन, कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन। जीन किसके अंदर होती है? डीएनए के अंदर रहती है। तो ऐसे ध्यान रखना है, सेल के अंदर क्रोमैटिन, जब सेल डिवाइड होने वाला हो वो क्रोमोसोम में बदल जाता है। क्रोमोसोम के पास अंदर जीन होता है, और जीन किसकी फॉर्म में इंफॉर्मेशन कैरी करती है? सॉरी, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए किसकी फॉर्म में इंफॉर्मेशन कैरी करती है? जीन की फॉर्म, ठीक है भाई। अब ऐसा नहीं है कि डीएनए क्रोमोसोम बनने के बाद आया, ये जीन पहले भी थी, यहाँ यहीं पर ही थी। तो क्रोमोसोम के अंदर भी जीन थी, यहाँ भी, यहाँ क्रोमैटिन के पास भी जीन थी, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये क्रोमैटिन एक नया स्ट्रक्चर में बदल जाता है डिवाइड होते टाइम, बाकी सब चीज़ सेम थी, डीएनए भी अपनी जगह था, जीन भी थी। तो क्रोमैटिन भी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा था जीन की फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो, है ना। ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन, और व्हेन डिवाइडिंग क्रोमोसोम में बदलता है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ मैं, बायो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें। क्रोमैटिन के अंदर जीन कौन कैरियर होता है? इंफॉर्मेशन जीन इसमें बदलता है, उसके बाद डीएनए में जीन बैठी होती है, और जीन ही सारी इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है सेल कैसा बनेगा। जब हम लोग फर्टिलाइजेशन होती है, आप कोई ह्यूमन बीइंग बनता है, तो सारी इंफॉर्मेशन के उसके कलर कैसे होंगे, उसकी आंखें कैसे दिखेंगी, उसके हाथ कैसे दिखने चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जीन के पास है। ऐसे ही कि भाई कौन सा सेल लिवर बनाएगा, कौन सा सेल आपका हार्ट में जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जीन ही है, ठीक है। ये सब कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस के अंदर, है ना, ठीक है। और क्या आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है? तो ये मेन चीज़ न्यूक्लियस के अंदर जो हो रही है वो पता होनी चाहिए। अब
कुछ आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन बेचारों के पास एक ही सेल होता है और वो ज़्यादा ना डेवलप्ड नहीं होते, जैसे कि बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक तरह से प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मतलब क्या, वो मैं आगे बताऊंगा, बट अभी समझो कि ये लोग बेचारे क्या होते हैं, सिंगल सेल है एक तो, और इनके पास ना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है ये लोग। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है, इनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो न्यूक्लियस के नाम पे एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन पड़ी है एक सेंटर के अंदर, है ना। अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड एरिया है, एक एरिया के अंदर न्यूक्लिक एसिड पड़े हुए हैं। मतलब थोड़ा बहुत कोई चीज़ न्यूक्लियस जैसी लग रही है, बट वो न्यूक्लियस है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, नो मेम्ब्रेन। किसी ने जाके देखा, लग तो न्यूक्लियस जैसा रहा है बट है नहीं न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में तो डबल मेम्ब्रेन होती है। ये तो भाई अजीब सा अनडिफाइंड एरिया है जिसमें बस न्यूक्लिक एसिड पड़े हैं, न्यूक्लियस के नाम पे थोड़ा बहुत लग रहा है न्यूक्लियस जैसा। तो उसको हम न्यूक्लियस तो नहीं बोल सकते, तो क्या बोलते हैं उसको हम? न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर, इसके अंदर होता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो ऐसा रीजन जो अनडिफाइंड हो, मेम्ब्रेन ना हो, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पड़े हों उसके अंदर, उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोइड ज़्यादातर बैक्टीरियाज में पाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बैक्टीरिया के बारे में और भी हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें और भी कुछ चीज़ स्पेशल होती हैं, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेलुलर ज़्यादातर, जिन बेचारे ज़्यादा डेवलप नहीं है। बस इतना समझो, लेमन लैंग्वेज में समझोगे अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, तो अब और ऑर्गेनेलीज पढ़ते हैं। हमने पहली न्यूक्लियस पढ़ी, आगे देखते हैं। तो बेसिक ऑर्गेनेलीज इसके अंदर देखो ऐसी रहती है ना, और मैं आगे बताता रहूंगा जब आती रहेंगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस हमने देखा। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम देखने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहाँ है ER कहाँ है? ये है आपका रफ तो स्मूथ। हाँ, ये आपका देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, पर्पल वाला भी और ये वाला भी, ब्लू वाला भी, ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखो दिखने में सिमिलर है बट थोड़ा सा अलग है। ये थोड़ा सा रफ सा लग रहा है, ये थोड़ा स्मूथ लग रहा है ना, बस यही है, बाकी स्ट्रक्चर वाइज सेम ही है। तो क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आगे देखते हैं। तो देखो ऐसा दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेसिक काम क्या है कि भाई ये ना एक तरह से ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर है। स्कूल्स में होते थे ना ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर, बस का कोऑर्डिनेट करने वाले सर होते थे वो ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर सर, कि ये देखता है ट्रांसपोर्टेशन की चीजें इधर से उधर सही जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर होता है ये। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे काम होते हैं, बट ये काम ये देखता है। और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। किसमें? एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये जो ये वाली है आपका रफ साइड, ये जो आपको दिख रही है आउटर साइड, देखो यहाँ पे डॉट 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 दिख रहे हैं, खुरदुरा लग रहा है, रफ लग रहा है, तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो दूसरा पार्ट है ये आपको लग रहा है भाई हाँ स्मूथ है, ये है आपका स्मूथ वन। अब इन दोनों के भी अपने अलग अलग फंक्शंस है, ये देखते हैं हम क्या है। यार रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए है क्योंकि ये डॉट डॉट देख रहे हो आप, इसकी वजह से रफ है। हाँ, ये डॉट डॉट है क्या? ये है आपका राइबोसोम्स, है ना। ये एक अनदर ऑर्गेनेली है। कहाँ गया यहाँ पे? राइबोसोम्स, ये रे डॉट 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 डॉट। सिर्फ इसी पे नहीं रहते ये, और भी सेल्स में अलग जगह पे फैले हुए होते हैं, है ना। इस पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी बैठे होते हैं कुछ। यार ये स्पेलिंग का क्या करूं मैं अपनी, इस उम्र में बच्चों को पढ़ाऊं या फिर स्पेलिंग करूं? राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये राइबोसोम्स का काम ये होता है, दे मैन्युफैक्चर प्रोटीन।
मैन्युफैक्चर प्रोटीन, प्रोटीन बनाते हैं भाई ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठ के, और भी कहीं अगर सेल में होते हैं वहां भी ये प्रोटीन सिंथेसिस ही करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है काफी बार रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? क्योंकि राइबोसोम्स की वजह से वो उसके ऊपर बैठे हैं, खुरदुरा बना रहे हैं उसकी सरफेस को, तो वो रफ लगता है। तो आगे देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। स्मूथ ईआर का क्या काम है? यार देखो, जो स्मूथ ईआर होता है ना, वो आपका क्या करता है? ये आपका बनाता है फैट्स, लिपिड्स, ये सब चीजें बनाता है यार। हॉर्मोन्स वगैरह बनाने में भी कहीं ना कहीं देखो, इसको आप स्पेसिफिक नहीं पाओगे बट थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हेल्प करता है, बट मेन फंक्शन ये है, फैट और लिपिड्स बनाना। ये काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, अब ये दोनों चीज पार्ट किसकी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये दोनों से और क्या क्या फंक्शन बढ़ जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत फंक्शंस बढ़ जाते हैं। जैसे और क्या ये क्या करता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, एक चीज, एक टर्म है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मतलब जो ये फैट्स लिपिड्स बने हैं ना यहाँ पे, इनकी हेल्प से अलग अलग ऑर्गेनेली और पूरे सेल की भी जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी है वो बनती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या फिर मेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। और वो कौन करता है? हमारा ईआर करता है। ठीक है, क्योंकि बना भी फैट और लिपिड यही रहा है। और हमारा ईआर क्या होता है? इट इज अ नेटवर्क, ईआर इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स, है ना। ट्यूब्स और शीट्स का नेटवर्क है ये चीज आपको उसमें क्या यार, आपको सेंटेंस वाले ऑप्शंस में दी जा सकती है ना, उसमें पूछ सकती है क्वेश्चंस में। कुछ ऑप्शंस में आपको पूरे स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और उस स्टेटमेंट्स में ऐसा पूछ सकता है ये कौन सा है बताओ, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और ईआर का क्या काम आ जाता है भाई? इट इज अ सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी। मतलब बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो सेल की होती है वो भी इसके सरफेस पे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, है ना। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, आपके एनसीईआरटी में हाईलाइटेड हैं, गिवन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और क्या करता है भाई ईआर? क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। कैसे? जो स्मूथ, किसकी हेल्प से? अपने स्मूथ ईआर की हेल्प से। स्मूथ ईआर लिवर के अंदर, लिवर हमारा पता है हमें कि वो डिटॉक्सिफाई करता ही है, और लिवर के अंदर डिटॉक्सिफाई का काम यही स्मूथ ईआर करता है। डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ढंग से ध्यान रखनी है। हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली पे हम आते हैं, वो है आपका गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस भी कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा लग रहा है कि उसी की फैमिली का है। अरे इतना बड़ा क्यों हो गया भाई? क्या करते हो यार? अरे अरे अरे, ऐसा क्या दबा दिया मैंने? ठीक है, ये गोल्जी एपरेटस है। तो ये क्लियर ऐसा लग रहा है कि भाई ये ईआर की फैमिली का ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसे ही सैक्स थे, है ना। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? एक बार ऑर्गेनेली फोटो में देख लो, ये आपका गोल्जी एपरेटस ये रहा। तो देखो ऐसा ही सेम है, देखो ये भी सैक्स में, मतलब पैरेलल है, पैरेलल सैक्स, और ये भी देखो ऐसा ही कुछ है। तो इसी की फैमिली का लगा सकते हो आप इसको। फंक्शन भी ऐसा ही, फंक्शन इसका भी इसी से मिलता जुलता है। तो ईआर के अंदर ये जो आप फोल्डेड सैक्स देख रहे हो, फोल्डेड सैक्स, है ना, फोल्ड्स देख रहे हो, इन फोल्ड्स को बोलते हैं सिस्टर्न, सिस्टर्न्स बोल लो, सिस्टर्न्स, दे आर फोल्डेड सैक्स, है ना। फोल्डेड सैक्स मतलब क्या होता है? ऐसे मुड़े हुए शीट्स टाइप, फोल्डेड शीट्स बोल सकते हो, बट सैक्स ये लैंग्वेज आपकी बोलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है भाई? ये हेल्प करता है चीज़ों की, जो भी चीज़ें
मान लो ईआर बना रहा है या फिर और भी कहीं से बन के आ रही है, कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन को देखता है ऊपर से, बट करता कौन है बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन? ये करता है गोल्जी एपरेटस। ये चीज़ों को स्टोर करता है, पैक करता है, मॉडिफाई करना, कुछ करना होता है थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर देता है, और डिस्पैच करता है। ये इसका फंक्शन है। एक तरह से बस वगैरह मैनेज ड्राइवर है, एक तरह से जो भी कह सकते हैं, ठीक है। ये अटैच टू सीआर होता है, ईआर होता है, अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, क्योंकि उसी की फैमिली का है और थोड़ा बहुत उससे ट्रांसपोर्टेशन वाला फंक्शन मिलता हुआ है। ये कैसी है, क्या है भाई? एक सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है इसकी। मैंने बताया मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आते हैं, तो मेम्ब्रेन पता होनी चाहिए हर किसी की। सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है इसकी। और ये क्या कर सकता है, काफ़ी केसेस के अंदर ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में भी कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है। अब ये क्या चीज़ है? सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर खाने के अंदर ये होता है। सिंपल शुगर जो आराम से डाइजेस्ट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स जो थोड़ा टाइम लगाती है। अच्छी कौन सा होता है? थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड को स्पाइक नहीं करते। अब मैं उसमें नहीं जा रहा हेल्दी और नॉन हेल्दी, बट आपकी एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ऑर्गेनेली है लाइजोसोम्स। अभी लाइजोसोम्स कैसे दिखते हैं, कहाँ पे होते हैं? ये रे लाइजोसोम्स, यहाँ पे छोटा सा, छोटे ही होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। अब लाइजोसोम्स कैसे होते हैं? थोड़ा ना स्ट्रेंज होते हैं लाइजोसोम्स। स्ट्रेंज कैसे यार? इनको ना थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ऊपर से थोड़ा सा कट हो रहे हैं। स्ट्रेंज कैसे होते हैं भाई? बताता हूँ। पहली चीज़ तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये पहली बात, इनका फंक्शन ये होता है, ये बनाए किस, इसे कौन बनाता है? इसको बनाते हैं ईआर और गोल्जी एपरेटस मिलके बनाते हैं। ये दोनों मिलके लाइजोसोम्स को बनाते हैं, ये पता होना चाहिए। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इसके एंजाइम्स बनाता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेम फैमिली के हैं ना, इसलिए दोनों मिल मिला के एक ऑर्गेनेली बनाते हैं लाइजोसोम्स। और उस ऑर्गेनेली के कुछ लाइजोसोम्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स। वो कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन एंजाइम्स का ही मेन काम है इसमें। इस एंजाइम्स के थ्रू ये क्या करता है, वेस्ट कोई भी सेल का होता है उसको डिस्पोज करता है, उसको खत्म कर देता है स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स के थ्रू। इसीलिए इसको सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी हार्मफुल एलियन मैटर अगर अंदर आ गया सेल के, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। कोई भी वेस्ट चीज होगी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। हालांकि इतना संकी होता है अपना काम करने में, होता है ना कुछ संकी कि भाई पढ़ रहे हैं बस कुछ भी हो जाए अपना काम करने में, तो ये भी अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर खुद भी पुराना हो गया तो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेगा भाई साहब। इसे लगेगा मेरे सेल्स पुराने हो चुके हैं, अब मेरा कोई काम नहीं है, नया तो ये दोनों भाई बना ही देंगे। तो सेल्फ डिस्ट्रॉय भी कर लेता है। इसीलिए इसको फेमस आपने सुना होगा, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है इसमें। सेल चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हर साल सिर्फ इसी चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन है सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन भाई साहब की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली पे चलते हैं जो कि है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब कैसा दिखता है, ये रहा आपका, कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया? ये रहा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है, बट भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर न्यूक्लियस के बाद कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है। इसको बोलते हैं हम एनर्जी हाउस, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। किचन ऑफ द सेल, किचन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यार इसके अंदर मेन जो पावर प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द सेल, वो यही करता है। और किस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है ये? एटीपी की फॉर्म में।
मतलब इसके अंदर मेन सेल का खाना बनता है और उस खाने से एनर्जी जब निकलती है तो ये सेल को देता है, जिससे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। और एनर्जी किस फॉर्म में देता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। अभी एटीपी क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना पता होना चाहिए कि एटीपी मॉलिक्यूल्स की थ्रू ये एनर्जी देता है। इसीलिए एटीपी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है एटीपी मॉलिक्यूल्स को। इसके नाम ध्यान रखना किस किस नाम से बुलाया जाता है। इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होती हैं, 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसका। जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है। पोरस मतलब चीज़ें उसमें से आ जा सकती हैं, उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है, वो किसी को ज़्यादा आने जाने नहीं देती, बिल्कुल पैक टाइटली पैक्ड होती है। फोल्डेड ऐसे ना, है ना, फोल्डेड है, ज़्यादा आने जाने नहीं देती। और इसी इनर मेम्ब्रेन में अगर ये फोल्डेड है तो यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर मैं प्लेन रखूँ इतनी ही लेंथ को, अगर मैं प्लेन रखूँ इतनी हो जाएगी, बट अब फोल्ड करूँ तो देखो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। तो फोल्ड होने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। किसके लिए? फॉर एटीपी फॉर्मेशन, है ना। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि एटीपी ज़्यादा क्वांटिटी में बन सके। इंपॉर्टेंट है जो कि सेल के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना। रिएक्शन एटीपी फॉर्मेशन, रिएक्शन RXN, है ना। रिएक्शन से ही तो एटीपी बनते हैं, उसी से एटीपी फॉर्म होता है। ये ठीक है, बहुत बढ़िया सर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, इसका खुद का डीएनए होता है, ओन डीएनए, और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, एक दो बार शायद पूछ चुका है सीडीएस में, 2 या 3 बार। इसका खुद का डीएनए और खुद का ही राइबोसोम होता है। जैसे पूरे सेल का नहीं, सिर्फ खुद के भाई के पास पर्सनल डीएनए है अपना और पर्सनल राइबोसोम्स है। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चीज़ एक आप लोगों के लिए, यार मैं इमेज देखना चाहता हूँ। ठीक है, वो तो यार देखते हैं आगे है शायद इसमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया की वैसे इमेज को इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो उनकी दोनों की पिछले की मैंने बस फोल्ड्स दिखाने के लिए करी थी आपको। आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में ये पता होना चाहिए पहली बात तो, ये भी एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स है। तो दो ऐसी ऑर्गेनेली है सेल की जिसका खुद का ही डीएनए और खुद का ही राइबोसोम। ये बात ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। डीएनए क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल, जो हमने जीन्स देखा था ना, तो जीन्स किससे बनी होती है? डीएनए से ही बनी होती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कैरी करती है। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम्स। इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। प्लास्टिड्स भी ऐसी ऑर्गेनेली है जो ओनली प्लांट्स में होती है। अब बताओ एक और ऑर्गेनेली, एक और ऐसी कौन सी चीज़ थी जो ओनली प्लांट्स में होती है? कमेंट में बताओ। थोड़ा कमेंट में यार बात करते रहा करो, बताते रहा करो क्लास कैसी लग रही है, कोई सजेशन हो तो बताते रहा करो। तो इंटरेक्शन अच्छी होती है, और अच्छी इंटरेक्शन होगी तो क्लास भी अच्छी होगी। तो ये प्लास्टिड्स भी ना 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं प्लास्टिड्स के। जैसे कि हमने और किस में 2 टाइप देखे थे बताओ? हमने देखे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक टाइप को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट और दूसरे को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमो मीन्स कलर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलरफुल चीजों के, जैसे फ्लावर का कलर वगैरह हो गया, वो डिपेंड करता है क्रोमोप्लास्ट पे। क्रोमोप्लास्ट और कलर से एक चीज और ध्यान आती है हमें, क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल हमने बचपन में ये हमने बचपन में मतलब बचपन के 7th-8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और क्लोरोफिल एक ऐसा सब्सटेंस है जो उसको खाना बनाने में हेल्प करता है, मेन सब्सटेंस। तो क्लोरोफिल का क्या कलर होता है? ग्रीन। तो इसीलिए क्रोमोप्लास्ट के पास ही क्लोरोफिल भी होता है, और ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल हो उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। कुछ नहीं, बस नाम दे दिए हैं, है ना। क्रोमोप्लास्ट कलर से लिंक्ड है, जो भी चीज कलरफुल होती है प्लांट्स में उसमें कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसीलिए क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भी होता है। और ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल है उसे हमने एक और नाम दे दिया, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है सर, तो मतलब क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है। और क्या है सर? तो जरूरी नहीं है कि क्रोमोप्लास्ट हमेशा ग्रीन ही, क्लोरोप्लास्ट है जो ये चीज इसमें क्लोरोफिल होता है, जरूरी नहीं है ग्रीन ही कलर में होगा। ये भाई येलो भी हो सकता है और आपका ऑरेंज भी हो सकता है, ऑरेंज पिगमेंट। तो उसमें और भी पिगमेंट्स होते हैं जो क्लोरोफिल बनाने में या फिर प्रोसेस में हेल्प करते हैं, वो येलो और ऑरेंज कलर के भी हो सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ग्रीन ही नहीं, ये भी कलर हो सकता है। और क्या है भाई? ये जो पिगमेंट है ये तो हो गया, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक चीज होती है स्ट्रोमा। देयर इज अ सब्सटेंस कॉल्ड थिंग इन क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा क्या होता है? कुछ नहीं, फोल्डेड सैक्स टाइप्स होते हैं, ये भी पैरेलल फोल्डेड सैक्स, उनको स्ट्रोमा बोलते हैं। बस इतना याद रखने की जरूरत है, कल को सेंटेंस में स्टेटमेंट में पूछ लिया तो पता होना चाहिए। स्ट्रोमा प्लास्टिड्स से रिलेटेड है, प्लास्टिड्स के अंदर भी किसमें? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीडीएस वगैरह में, यूपीएससी सीएससी तो नहीं है, सिविल सर्विसेज। बस आपको नाम और ये सब पता होनी चाहिए, जिसकी फंक्शन पता होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आपकी बारी आई ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट में भाई साहब थोड़ा बहुत खाना वगैरह स्टोर होता है, इसमें स्टोर होती हैं चीजें जैसे स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन। इंपॉर्टेंट चीजें स्टोर होती हैं इसके अंदर। ठीक है सर, ये हमने इसके बारे में कर लिया प्लास्टिड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम वैक्यूल। वैक्यूल एक आपका वैक्यूल नेक्स्ट ऑर्गेनेली है आपकी। वैक्यूल कहाँ पे होता है? ये देखो वैक्यूल कहाँ है? वैक्यूल ये रहा वैक्यूल, है ना, ये रहा वैक्यूल। ठीक है, कुछ प्लांट्स में कुछ सेल्स में बड़ा होता है, कुछ सेल्स में छोटा भी होता है। इसमें छोटा दिखाया हुआ है, ये एक एनिमल सेल है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसमें सेल वॉल भी नहीं है। तो हम देखेंगे जिस प्लांट के अंदर हमें देखना है। तो भाई जो वैक्यूल होता है वो क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है ज्यादातर। उसके अंदर स्टोरेज होती है लिक्विड की और सॉलिड की। सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस स्टोर हो सकते हैं उसके अंदर। अब वैक्यूल प्लांट सेल के लिए अलग होता है और एनिमल सेल के लिए अलग होता है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल कैसा होता है? वैक्यूल क्या करता है? प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल लार्ज होता है और 50 से लेके 90% ऑफ स्पेस कवर कर सकता है ये प्लांट की, ज्यादातर मिनिमम 50 मैक्सिमम 90% स्पेस भी, इतना में बड़ा होता है प्लांट का वैक्यूल। ये चीज पता होनी चाहिए। और क्या करता है वैक्यूल प्लांट्स के अंदर? काम क्या करता है? इट गिव्स टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या होती है? मतलब ब्लोटेड, फूलापन। ये फूली शेप देता है प्लांट को, क्योंकि प्लांट के अंदर ज्यादातर टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्गनेस। ठीक है ना, क्योंकि इस प्लांट के अंदर ये ज्यादातर वाटर स्टोर करता है ना। वाटर इसको फूलापन देता है और थोड़ी रिजिडिटी भी देता है। ये दोनों वर्ड्स पता होने चाहिए, ये सीधा पूछ लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस स्टोर करता है प्लांट के अंदर। सब्सटेंस स्टोर करता है पानी, पानी के साथ साथ क्या करता है? शुगर, प्रोटीन, और क्या करेगा भाई आपका? ऑर्गेनिक एसिड्स भी, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टोर करता है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ जिससे एनिमल सेल में क्या कैसा दिखता है और प्लांट सेल में कैसा दिखता है। ये आपका वैक्यूल है, ठीक है। देखो प्लांट सेल के अंदर कितना बड़ा है, देखो प्लांट सेल के अंदर काफी बड़ा है और एनिमल सेल में देखो कितना छोटा है। तो ये इस बारे में मैं बात कर रहा था कि वैक्यूल प्लांट सेल में तो आपका बहुत बड़ा और एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटा। इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब हर चीज को मैं इंपॉर्टेंट बार बार नहीं बताऊंगा, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखते हैं कि वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर क्या करता है। प्लांट सेल के अंदर, प्लांट नहीं सॉरी एनिमल सेल के अंदर देखते हैं। एनिमल सेल के अंदर वो ज्यादातर बेचारा क्या स्टोर करता है यार। एनिमल सेल के अंदर ना फूड स्टोर करता है, ज्यादातर फूड स्टोर करेगा, या फिर वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे जैसे कि वाटर वगैरह हो गया, ये सब स्टोर करता है। और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करता है और उनको एक्सपेल भी करता है। इनको एक्सपेल मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करके और उनको बाहर निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा वगैरह हो गया, इनके अंदर जो वैक्यूल होता है वो एक्सपेल करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी इकट्ठा करता है। फूड भी उसमें रहता है, पानी भी रहता है, बट एक सेक्शन में वेस्ट प्रोडक्ट को भी रहता है और उसको एक्सपेल कर देता है। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं, यहाँ हमारा एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब तो मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था प्रोकैरियोट्स। अब आपके जो सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हो आप सेल को। अब बार बार ये मत बोलो सर आपने कहा था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे। ये टाइप ऑफ सेल है। सेल दो तरीके से, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। देखो उनमें क्या डिफरेंस है देखते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता, नो ट्रू न्यूक्लियस। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बैक्टीरिया में बताया था। और उसके न्यूक्लियस को बताओ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस रीजन को क्या बोलते हैं, हम कमेंट में बताओ, ठीक है। और यूकैरियोट्स हमारे नॉर्मल वाले सेल होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो ज़्यादातर यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा। देखना तो आपको प्रोकैरियोट्स है, न्यूक्लियस रीजन ढंग से नहीं होता। और क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती इसमें ऑर्गेनेलीज की। हमने देखा सारी ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन देखी हमने, बट इसके अंदर नहीं होती ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल साइज का छोटा होता है उसके मुकाबले, कंपेयर टू दैट यूकैरियोट्स। डीएनए आपको नहीं, ये पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ऐसा कोई नंबर नहीं है, बहुत होंगे, बहुत सारे, मोर देन वन। सेल डिवीजन अभी हम देखेंगे सेल डिवीजन क्या है, ठीक है। सेल डिवीजन अभी मैं वापस आगे बताऊंगा कि ये बाइनरी और माइटोसिस राइबोसोम्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं खास, और कॉम्प्लेक्सिटी भी करने की जरूरत नहीं। बस बेसिक ये कि न्यूक्लियस रीजन, मेम्ब्रेन नहीं होती ऑर्गेनेली की, साइज छोटा होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और सेल डिवीजन में भी बताऊंगा, ठीक। अब एक चीज हमने बैक्टीरिया के बारे में और जानो आप कि भाई जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया भी अपना खाना खुद बनाता है ना। बैक्टीरिया भी क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरिया के पास एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्लोरोफिल से सिमिलर होता है। उसे हम 100% क्लोरोफिल तो नहीं कह सकते, बट हाँ आपकी बुक्स में गिवन है तो फिर बोलेंगे कि बैक्टीरिया भी अपना खाना खुद बनाता है, उस पर क्लोरोफिल होता है। बट वो क्लोरोफिल हमने देखा था पीछे, क्या देखा था हमने कि जो क्लोरोफिल होता है वो किसके पास होता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। प्लास्टिड्स ऑर्गेनेली में दो टाइप की होती हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, बट और जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, हमने देखा था। बट बैक्टीरिया में क्लोरोफिल तो होता है, बट वो क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं पाया जाता। तो मतलब बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नाम की चीज़ होती ही नहीं, पर हाँ क्लोरोफिल होता है और बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो ऑटोट्रॉप हम देखेंगे वैसे आगे क्या होते हैं, बट यहाँ मैं ऑटोट्रॉप ना लिख के मेक्स ओन फूड लिख देता हूँ, है ना। क्लोरोफिल होता है उसके पास, बट क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता, ऐसे ही कहीं और पड़ा होता है सेल के अंदर। ठीक है सर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहे। आगे देखते हैं यार। अब देखो, हमने सेल थ्योरी पढ़ी। सेल थ्योरी में हमने देखा कि एक नया सेल पुराने सेल से ही पैदा होता है। अब वो कैसे पैदा होता है, मतलब सेल डिवीजन, बर्थ ऑफ अ सेल क्या है देखते हैं। सेल डिवीजन दो तरीके से होती है। सेल्स में डिवीजन दो तरीके से होती है। एक तरीके को बोलते हैं माइटोसिस, एक को बोलते हैं मायोसिस। जो आपका माइटोसिस होता है ना, वो कब यूज होता है, जब आपकी सेल को ग्रो करना होता है। जब आपका सेल को ग्रो करना होता है तब माइटोसिस होता है। और मायोसिस सिर्फ एक ही टाइम पे होता है, और वो है रिप्रोडक्शन के टाइम पे। रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर ही मायोसिस होता है। वैसे हर काम के लिए माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन काम आएगा, और मायोसिस सिर्फ एक तरह के सेल डिवीजन में काम आता है, वो है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने के लिए। तो देखते हैं किस वजह से यूज होता है, पर्पस क्या है माइटोसिस का। ग्रोथ, रिपेयर, आपके सेल डैमेज हो गए, नए सेल्स बनने हैं, माइटोसिस काम आएगा। छोटा सा जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुई, मतलब जब ह्यूमन बींग्स पैदा कैसे होते हैं, फर्टिलाइजेशन, एक छोटे से सेल से हम इतने बड़े बन जाते हैं। वो कैसे हो रहा है, सेल्स की ग्रोथ हो रही है, माइटोसिस से ही हो रही है। सब कुछ माइटोसिस से हो रहा है, ये ध्यान रखना है। बस एक चीज नहीं, वो है आपका गैमेट सेल्स, दैट इज रिप्रोडक्टिव सेल्स की प्रोडक्शन दूसरे प्रोसेस से होती है, वो है मायोसिस। तो बड़ा इजी है याद रखना। तो मायोसिस, गैमेट सेल्स, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनको हम गैमीट्स बोलते हैं। और दो तरह के होते हैं, मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में एग, ये भी हम आगे देखेंगे। तो देखो माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से, एक मदर सेल्स जो पैदा करती है, दो नए सेल्स निकल के आते हैं जिनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक डिवीजन हुई, मतलब एक डिवीजन हुई जिससे दो पैदा हो गए, ठीक है। बट मायोसिस में क्या हुआ, एक सेल से दो सेल आए, और फिर उन दो सेल से फर्दर, मायोसिस में क्या हुआ, एक सेल से दो सेल आए, और फिर उन दो सेल से फर्दर दो सेल और बढ़ गए, मतलब टोटल 4 सेल। तो मतलब एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बने, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक बार ही डिवीजन हुई, यहाँ पे 2 बार डिवीजन हुई, पहले 2 बने फिर उसके बाद 4 बने, ये चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ डॉटर सेल्स 2 हैं, वहां 4 हैं, मैंने बता दिया। अब देखो, जो डॉटर सेल्स माइटोसिस में बनते हैं इस वाले में, वो ना आइडेंटिकल होते हैं मदर सेल के, डिट्टो लगते हैं, डिट्टो, बिल्कुल डिट्टो। उसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है। क्यों ऐसा, मान लो मेरी स्किन यहाँ से कट गई, हाथ कट गया थोड़ा सा, अब नए सेल्स रिप्रोड्यूस होने हैं, वो होंगे माइटोसिस से। अब अगर नए सेल्स जो बनेंगे वो डिट्टो सेम नहीं होंगे तो स्किन अजीब सी दिखने लगेगी, और स्किन की तरह सेम होनी चाहिए ना, बट ऐसा होता नहीं, अजीब दिखने लगे, सेम स्किन आती है बिल्कुल। हाँ, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में अजीब सी होती है, धीरे धीरे सेम हो जाती है, वो प्रोसेस ही है स्किन के बनने का। तो अब यहाँ कटने के बाद मेरी हाथ की, हमारी एपिडर्मिक स्किन की जगह मेरी आँख की स्किन आ गई, है ना, आँख बन गई यहाँ, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसीलिए सेम सेल होने चाहिए, तभी तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होगी। तो बट मायोसिस में ऐसा नहीं होता, जेनेटिकली डिफरेंट सेल बनते हैं। ऐसा क्यों यार, आप और आपके मम्मी पापा सिमिलर हो बट डिट्टो तो नहीं हो, सेम तो नहीं हो ना बिल्कुल भी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो सेल बना है इनिशियल स्टेज में, वो मायोसिस से बना है, कि आपका मदर सेल और आपका जो सेल है वो बिल्कुल डिट्टो नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं आप में और आपके मम्मी पापा में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं इसमें, क्योंकि सेम सेल है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, हाफ ऑफ द पेरेंट,
ये ध्यान रखना, क्योंकि सेम नहीं होते, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ये पूरी बॉडी में होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है बस, ये ध्यान नहीं रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज इन ऑर्गेनिज्म, अब माइटोसिस कहाँ कहाँ पे होता है, तो बता दिया मैंने, हमारे सेल की ग्रोथ में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, वो आगे देखेंगे हम, इसको भी आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने प्रोकैरियोटिक और उसमें एक टाइप छोड़ा हुआ था सेल डिवीजन, तो यहाँ पे यूकैरियोट्स में, जो यूकैरियोट्स कौन से, जो नॉर्मल सेल्स हैं, प्रोकैरियोट्स बेचारे जो कि कम डेवलप्ड हैं। तो प्रो कैसे याद रखोगे, वैसे तो यार आप प्रो कौन होते हैं, प्रोफेशनल्स, वैसे तो आप प्रो, बट बस की है नहीं आपके, है ना, तो ऐसा कुछ करके याद कर लोगे, मैंने तो ऐसे याद करा था, है ना। जो प्रो अपने आप को बोलते हैं, दे आर नथिंग बट अ डैश, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। तो प्रो हो बट बेचारे कम डेवलप्ड हो। तो यूकैरियोट्स में सिंपल तरीके से होती है माइटोसिस या मायोसिस से सेल डिवीजन। प्रोकैरियोट्स में दोबारा कोई अलग ही तरीका होगा, कौन सा, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन से होती है डिवीजन। अभी बाइनरी फिजन क्या होता है ये हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे, बस अभी के लिए याद रखो, ठीक है। तो दोस्तों आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं।